गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग निषेचन के पश्चात आवृत्तबीजी में बनने वाले भ्रूण के विकास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में आप लोगों को जिसमें गैमेटोजेनेसिस होता है पहले चरण में, यानी कि जिसमें आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा। इसके पश्चात फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन में जैसा कि आपने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन इसमें डबल निषेचन की क्रिया होती है। और उसके बाद की जो अवस्थाएं होती है आवृत्तबीजी में, वैसे तो भ्रूण विकास बताया गया है कि भ्रूण का विकास होता है, लेकिन आवृत्तबीजी पौधे में निषेचन के पश्चात 3 परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियो का विकास होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। दूसरा एंडोस्पर्म का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। और तीसरा जो है सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट का विकास होता है। 3 निषेचन के पश्चात, डबल निषेचन के पश्चात आवृत्तबीजी पौधों के में जो परिवर्तन होते हैं उसमें भ्रूण का विकास होता है, एंडोस्पर्म का विकास होता है और सीड्स एंड फ्रूट्स का विकास होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे, या एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, ठीक। तो सबसे पहले आइए आप एम्ब्रियो का विकास पढ़ा जाए। अब निषेचन के पश्चात एग सेल वृद्धि करता है साइज में और सेलुलोज का स्रावण करके अपने चारों तरफ सेलुलोज भित्ति का निर्माण कर लेता है और अब इसे जाइगोट कहने लगते हैं। डबल निषेचन में आपने पढ़ा था ना कि एक मेल गैमीट एग सेल से यानी oosphere से संयुक्त होकर के 2n जाइगोट बनाता है। 2n जाइगोट का विकास या बनाता है जाइगोट, और ये जाइगोट पहले साइज में वृद्धि करता है और सेलुलोज की भित्ति, अपने चारों ओर सेलुलोज की भित्ति बना लेता है। बीज पत्र के आधार पर पौधे 2 तरह के होते हैं, मोनोकोटाइलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन। दोनों के भ्रूणी विकास में भी अंतर है, इसलिए दोनों के भ्रूणी विकास को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहां पर हम डाइकोटिलिडॉनस पौधे का पढ़ेंगे। वैसे तो प्रारंभिक अवस्था में मोनोकोटिलिडॉनस और डाइकोटिलिडॉनस पौधों के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लगभग समान होता है, किंतु बाद में दोनों में अंतर हो जाता है। तो इसलिए अब हम लोग केवल डाइकोटिलिडॉन्स में ही
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो अब स्फीयर्स वृद्धि करके, सबसे पहले वृद्धि करता है और वृद्धि करके अपने चारों तरफ सेलुलोज की भित्ति बना लेता है। तत्पश्चात ये विभाजन करके अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 2 सेल बना लेता है। ठीक, 2 सेल बना लेता है। टर्मिनल सेल और बेसल सेल। टर्मिनल सेल्स ये कलेजा की तरफ होता है, निभाग की तरफ होता है, और बेसल सेल यानी कि ये बीजांड के ऊपरी भाग में स्थित होता है, और बेसल सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ स्थित होता है। ठीक, तो 2 सेल बना लेता है। अब पुनः अब ये जो टर्मिनल सेल्स है इसको एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं, और इसी तरह से जो बेसल सेल है उसको सस्पेंसर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंसर सेल एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा और टर्मिनल सेल एक वर्टिकल डिवीजन द्वारा 4 सेल बना लेते हैं। और इस तरह से विभाजित होकर के टी के आकार का, टी शेप्ड 4 सेल एम्ब्रियो बना लेते हैं, बाल भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो बना लेते हैं। ठीक, तो ये 4 सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज हो गया। अब इसमें जो सस्पेंसर सेल है ये अनेक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, ट्रांसफर डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के 8 से 10 सेल्स की लंबी सूत्राकार संरचना बना लेते हैं, जिसे सस्पेंसर कहते हैं, जिसे निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं। कितने की? 8 से 10 सेल्स की। ठीक है, इनमें जो सबसे ऊपरी कोशिका होती है वो फूलकर पुट्टिका के समान हो जाती है, फूलकर पुट्टिका के समान। और पुट्टिका यानी कि वेसिकुलर और हास्टोरियल सेल बना लेती है। इसके नीचे 8 से 10 सेल का एक सस्पेंसर बन जाता है। फिर इसके सबसे नीचे की कोशिका
इसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, बनाती है। हाइपोफाइसिस सेल बनाती है। और ये हाइपोफाइसिस ही आगे विभाजन करके भ्रूण के रेडिकल यानी मूलांकुर का शीर्ष भाग बनाती है। हाइपोफाइसिस से ही आगे डिवीजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा मूलांकुर का शीर्ष भाग का विकास होता है। अब इसके बाद जो टर्मिनल सेल यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स होता है, वो भी साथ ही साथ विभाजित होता रहता है। और सबसे पहले ये एक ट्रांसफर विभाजन द्वारा 4 कोशिका बन जाते हैं। ठीक है, विभाजित होकर के 4 कोशिका बन जाते हैं। फिर चारों कोशिकाएं विभाजित होकर के 8 यानी ऑक्टेंट स्टेज बनाते हैं। आठ ये भ्रूण की ऑक्टेंट स्टेज, 8 कोशिकाएं से बना भ्रूण तैयार हो जाता है। इनमें से हाइपोफाइसिस के ठीक नीचे की कोशिका हाइपोबेसल सेल्स होती है और इसके नीचे की कोशिकाएं ईपी बेसल सेल्स होती है। ये जो ऑक्टेंट स्टेज की 8 कोशिका के जो भ्रूण बना डिवीजन करके, इनमें हाइपोफाइसिस के ठीक नीचे की कोशिका, जो 4 कोशिकाएं हैं, उन्हें हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं। हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं। और इस हाइपोबेसल से मूलांकुर और हाइपोकोटाइल का विकास होता है, यानी कि रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल का विकास ये हाइपोबेसल सेल से होते हैं। और आगे चल करके डिवीजन और वृद्धि के द्वारा। और इसी तरह से जो ईपीबेसल की 4 कोशिकाएं हैं, ईपीबेसल की 4 कोशिकाएं, इससे आगे चल करके प्लूमूल एंड कोटिलीडॉन का विकास, यानी बीजपत्र का विकास, प्रांकुर और बीजपत्र का विकास होता है। हाइपोबेसल से मूलांकुर और बीजपत्र के आधार का भाग, और
मूलांकुर से इपीबेसल से प्लूमूल एंड कोटाइल माने प्रांकुर और बीजपत्र का विकास होता है। यह सस्पेंसर बनने से क्या होता है कि ये भ्रूण को पीछे की तरफ ठेल देते हैं, अर्थात चैलेजा की तरफ ठेल देते हैं, धकेल देते हैं। और इसमें जो सस्पेंसर का सबसे ऊपरी कोशिका जो फूलकर पुट्टिकादार हो जाता है, ये बीजांडकाय अर्थात न्यूसीलस से भोजन अवशोषित करते हैं। और इस प्रकार से सस्पेंसर का जो कार्य होता है, बढ़ते हुए भ्रूण को भोजन अवशोषित करके देना होता है। इनका कार्य, सस्पेंसर का कार्य यही होता है। ठीक है। अब ये जो 8 सेल्स के जो बाल भ्रूण बना है, अब ये 8 सेल का जो भ्रूण है वो कोशिकाएं, बाहरी कोशिकाएं एक पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा, बाहरी कोशिकाएं पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के बाहर की तरफ इपिडर्मल सेल बना लेती है। क्या बनाती है? इपिडर्मल सेल। तो ये भ्रूण, और इस तरह से ये, तो इसमें जो है ये एपिडर्मल सेल्स बना लेती है। और अब ये एपिडर्मल सेल्स अनेक एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के डर्मेटोजेन अस्तर बना लेती है। ठीक, यानी जो ऑक्टेंट स्टेज का भ्रूण है, उनकी बाहरी कोशिकाएं पेरिक्लाइनल डिवीजन हम इसके पहले भी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में बता चुके हैं कि बाह्य भित्ति के समांतर जब डिवाइड होती है तो उससे क्या होता है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ कोशिकाएं काटती है। तो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनती है वो एपिडर्मल सेल्स बना लेती है, और फिर ये एपिडर्मल सेल्स अनेक एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा, एंटीक्लाइनल डिवीजन माने बाह्य त्वचा के 90 डिग्री पर विभाजित होती है। तो उनसे बाहर की तरफ गोलाई में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और ये डर्मेटोजेन की कोशिकाएं बना लेती है। एपिडर्मिस या डर्मेटोजेंस लेयर के अंदर की कोशिकाएं अब अनेक वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के इसके केंद्र में, सेंट्रल में प्लीरोम्स, सेंटर में प्लीरोम और मध्य में पेरिब्लम का अस्तर बना लेते हैं।
माने जो बाहर की जो डर्मेटोजन कोशिकाएं के बन जाने के बाद शेष अंदर की तरफ जो कोशिकाएं बनी, उन कोशिकाओं में अनेक ट्रांसफर डिवीजन्स और वर्टिकल डिवीजन्स, माने कभी कोशिका के लंबाई में, कभी कोशिका की चौड़ाई में कटती है, जिससे अनेक कोशिकाएं बन जाती है और ये 2 स्तरों में विभाजित हो जाती है। सेंट्रल यानी उसके भ्रूण के मध्य के भाग में ये प्लीरोम्स बना लेते हैं और मध्य में पेरिब्लेम्स बना लेते हैं। प्लीरोम से स्टील का विकास होता है और पेरिब्लेम से कॉर्टेक्स का विकास होता है, यानी बलकुट का विकास होता है, और स्टील माने रंभ का विकास होता है। अब तक कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, विभाजन करती हैं, वृद्धि करती हैं और इसकी आकृति कुछ हृदयाकार हो जाती है, कॉर्डेट हो जाती है, हृदयाकार हो जाती है। और अधिक वृद्धि करने पर इसके बीज पत्र मुड़ जाते हैं, यानी अब ये हृदयाकार होकर के लगभग ये ऐसे हो जाती है। ठीक, इस तरह से हृदयाकार भ्रूण या एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। इस एम्ब्रियो में एक एक्सिस होता है और जिसमें 2 बीज पत्र लगा होता है। ठीक, ये बीज पत्र कोटेलिडॉन, और इन बीजपत्रों के मध्य जो अक्ष का जो भाग स्थित होता है उसे प्लूमूल यानी मूलांकुर, इसे बीजपत्र और इसे मूलांकुर कहते हैं। और इसके ऊपर दूसरे सिरे को रेडिकल यानी मूलांकुर कहते हैं। यही जो बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले इसी मूलांकुर के द्वारा जड़ का विकास होता है, जिससे वो मिट्टी में स्थित हो जाता है, वहीं से फिर जल और अन्य पदार्थों का अवशोषण करता है और फिर इसके बाद ये मूलांकुर का विकास होता है, जिससे इसके प्रारोह तंत्र का विकास होता है। बीजपत्र, बहुत से बीजपत्रों में भोजन संचय हो रहता है और ये भोजन का कार्य करता है, और बहुत से बीजों में एंडोस्पर्म्स का अलग से विकास होता है। तो इस तरह से ये 2 बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है। ये सारी जो विकास की प्रक्रिया है ये क्रूसीफेरी के बर्सा पेस्टोरिस कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे के भ्रूण के विकास पर आधारित है, और लगभग सभी द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण का विकास लगभग इसी समान होता है, इसीलिए इसे प्रारूपिक भ्रूण का विकास कहते हैं। किस पौधे में के अध्ययन पर आधारित है ये? क्रूसीफेरी के कैप्सेला
वर्षा पैस्टोरिस नामक पौधे पर। ओके, तो पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गया, पूरा भ्रूण का विकास समझ में आ गया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है हमसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पढ़ाया गया है इसका भी मैं आपको नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। आप उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोट्स प्राप्त हो जाएगा।